गुड मॉर्निंग बेटा। पढ़ाई कैसी चल रही है सभी बच्चों की? पढ़ाई कैसी चल रही है सभी बच्चों की? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई सभी की अच्छी चल रही होगी। चलिए बेटा, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। देखिए, हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट था वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था, एक बुक तो। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके अंदर सेकंड जो बुक के बारे में बात करी थी हमने, तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद में हम सेकंड जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, उस पर हम थे। तो उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया इंडिया ने, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट करा। मैंने आपको बताया भी था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की यदि हम बात करें, तो हमारी एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई थी 1991 के अंदर। किसने बनाई थी वो मैंने बताया था नाम आपको। बता सकते हो? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था। किसने जनरेट करी थी बेटा? चलिए, कोई नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है ना। और उन्होंने ही कंसेप्ट दिए थे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमने लिबरलाइजेशन के बारे में आपको सब चीजें बताया था कि लिबरलाइजेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है ना। लिबरल मतलब आसान कर देना। तो बहुत सारी चीजें हमने उसके अंदर सीखी थी कि किस तरीके से हमने हमारा चीजों को लिबरल किया। ठीक है। और अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो आएगा वो क्या है बेटा हमारा? बोलिए। यस, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का एक तरीके से अगर मैं बात करूं, तो कोई है ऐसा कोई भी बच्चा जो बता सकता हो प्राइवेटाइजेशन के बारे में? हिंदी में इसको बोलते हैं निजीकरण। निजीकरण। जैसे कि हमने लिबरलाइजेशन को बोला था, वो क्या था हमारा? उदारीकरण। क्या था? उदारीकरण। तो ये क्या है हमारा? निजीकरण। यस, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना। वेरी गुड बेटा। प्राइवेट सेक्टर को क्या करना? प्रमोट करना। यही हमारा क्या था? प्राइवेटाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव था। चलो, ये बता सकते हो कि क्यों हमने प्राइवेटाइजेशन को जो है इतना ज्यादा मतलब प्राइवेटाइजेशन को क्यों बढ़ाया हमने? इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, आपको पता है बेटा, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें हम, पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग की यदि हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या थी, जैसे उनको अगर लगा, गवर्नमेंट को लगा कि हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, जो कि बहुत ज्यादा सिक हो गई है, सिक मतलब वीक हो गई है, तो उनको ये चीज, क्या चीज लगी कि हमें अब इस पूरे स्ट्रक्चर को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को किसको दे देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में दे देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि पूरा प्राइवेट सेक्टर धीरे 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 उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को रिकवर करेगा और फिर उसके बाद में वो हमारा ग्रोथ करेगा। ये कारण तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारा दूसरा कारण और भी था। वो क्या था कि प्राइवेट सेक्टर जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू यदि हम बात करें तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम करती है। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट, जैसे अगर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें, वो तो किसके वेलफेयर के हिसाब से चलती है, सोशल वेलफेयर के हिसाब से, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर के हिसाब से उन्होंने अपना आगे का कदम उठाया, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, ग्रोथ करती है किसका, इकोनॉमी का भी, और एज वेल एज खुद का भी। खुद का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, खुद का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो प्रॉफिट अर्न करके किया जाता है। मैक्सिमम मैक्सिमम आपका आउटपुट करिए आप, ठीक है ना, मैक्सिमम आउटपुट करिए, उससे क्या होता है, आपका ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये एक कदम था इंडिया के अंदर, तो वो चीज जो है वो इंडिया के अंदर किया गया बेटा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन का मेन मोटिव क्या है कि इंडिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाना, ठीक है, और इस तरीके से उसको आगे की तरफ लेकर जाना ताकि क्या किया जा सके, पूरा जीडीपी को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है, और डेवलपमेंट जो है कॉलोनियल डेवलपमेंट हो सके। पॉपुलेशन के अंदर भी हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ा है 1991 के बाद में। तो पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा रख पा रही है कि जितना भी डेवलपमेंट उन्होंने किया वो एक सराहनीय है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर काफी इन्होंने प्रोग्रेस करी है। सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो उसके अंदर इन्होंने काफी अच्छा डेवलपमेंट किया है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट किए हैं कि इन्होंने इकोनॉमी के अंदर। तो प्राइवेटाइजेशन का मेन इम्पोर्टेंट जो मकसद है वो क्या है, बताओ। अभी जैसे मैंने बताया उनमें से सबको एक कंक्लूड करके बता सकते हो। इकोनॉमी के लिए जैसे इसने बताया कुलदीप ने, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और मैं अगर आपसे पूछूं तो फाइनेंशियल फैसिलिटी इज वेरी गुड। जैसे कि आज हम बात करते हैं कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसके बारे में, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी चीजें, देखिए पहले बैंकिंग सेक्टर था नहीं, जैसे सुधीर भी बताना चाह रहा है, हेल्प गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ। बिल्कुल बेटा। तो प्राइवेटाइजेशन आने से हमारा एक तो सबसे बड़ा क्या हुआ
कि इकोनॉमी जो है, जैसे कि हमने लिबरलाइजेशन में पढ़ा था, लिबरल कर दी थी सारी पॉलिसीज को, तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हम इजी वे में करने लग गए थे। तो इजी वे में जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर हमने क्या किया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। लोगों को हमने जैसे टैक्स रिलीफ दी है, ट्रेड के जो बैरियर्स है वो हमने हटाए हैं, ठीक है ना। तो मेन जो मकसद है वो क्या है कि प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। कहने का मतलब हमारा जितना भी ऑनरशिप था, ठीक है ना, वो हमने ट्रांसफर कर दिया है पब्लिक सेक्टर से, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेट सेक्टर को हमने जो ट्रांसफर किया, तो उससे अब उनकी ऑनरशिप किसके पास में आ गई है, प्राइवेट सेक्टर के पास में। तभी तो आपको पता है, जैसे कि मैंने इकोनॉमी की बात करी थी, आपको पता हो तो, इकोनॉमी हमारी कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। याद है ना आपको, हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर तीनों, मतलब दोनों चीजें आती है। कौन कौन सी चीजें आती हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो दो चीज को इंक्लूड करके फिर बनाया जाता है, तो वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यस, सोशल इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बहुत बढ़िया बताया बेटा अपूर्वा और रक्षा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर हमारी जो कंट्री के अंदर कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। तो पब्लिक सेक्टर को जो ऐसा दिखता है गवर्नमेंट को कि ये बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है और ये कंटिन्यूअसली लॉसेस के अंदर जा रही है, तो कंपनी या फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट क्या करती है, उनको डिस इन्वेस्ट कर देती है। डिस इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, सेल कर देना। किसको, उस पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी को, पब्लिक सेक्टर यूनिट को, किसको सेल कर देना, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, डिस इन्वेस्टमेंट इज सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब बनाई गई, बताओगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब बनाई गई, 1991 के अंदर। तो अगर मैं बात करूं प्राइवेटाइजेशन की, यदि आपको मीनिंग के लिए, तो आप मीनिंग बता सकते हो। चलिए आप एक बार ऐसा करिए, वैसे तो आपकी बुक्स के अंदर लिखी हुई है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको कहूंगा कि आप इसका मीनिंग जो है वो लिख सकते हो, तो लिख लीजिए। प्राइवेटाइजेशन मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। Privatization means a transfer of ownership. Privatization means a transfer of ownership, comma, management and control of public sector enterprises and control of public sector enterprises
कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर, टू द प्राइवेट सेक्टर। हाँ, एंटरप्राइजेस, ठीक है। एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। अब डिसइन्वेस्टमेंट की भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज पब्लिक सेक्टर कंपनीज सेलिंग ऑफ ओ डबल एफ ऑफ सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ selling of part of the equity of part of the equity of public sector enterprises public sector enterprises to the private sector, to the private sector। बेटा इक्विटी मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो भी कंपनीज की बात करें ना, तो कंपनीज में क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। क्या होता है? शेयर होल्डर्स। क्योंकि कंपनी के अंदर पैसा कैसे लगाया जाता है? शेयर्स को खरीद कर। ठीक है ना? तो उनको शेयर्स जो होते हैं ना, दो टाइप्स के होते हैं। आपने पढ़ा होगा शेयर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। शेयर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है ना? तो जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है वो क्या कर लेती है? उनके इक्विटी शेयर्स को ही खरीद लेती है। इसलिए अब जो पहले इक्विटी शेयर होल्डर थे ना, अब वो पहले पब्लिक कंपनी के ऑनर थे, अब वो किसके ऑनर बन जाएंगे? वो प्राइवेट सेक्टर के ऑनर बन जाएंगे। ठीक है? तो अब क्या हुआ कि जैसे ऑब्जेक्ट की यदि बात करें, ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जाता है? सबसे पहला तो यही है जो आपने बताया कि सर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? और
जो भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए, हमारी और इकोनॉमी की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और अगर बात करें पॉवर्टी जो है वो भी रिमूव करने के लिए, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो एफडीआई, जिसको अपन बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के देशों से यहाँ पर कंपनीज को क्या करना, एस्टेब्लिश करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देना, अवसर देना। जैसे कि मैंने बोला एफडीआई का मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है, बाहर के जो देश होते हैं वहां से कोई कंपनीज हमारे इंडिया में आके अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करती है, और यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं अपन, उनको क्या बोलते हैं हम, एमएनसीज। तो इससे एमएनसीज का, अभी मैंने आपको बोला फुल फॉर्म क्या है एमएनसीज का। एमएनसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? बेटा बताओगे? मल्टीनेशनल कंपनीज, वेरी गुड। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है? हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है कि बहुत सारी, जैसे अगर फॉरेन कंपनीज की हम बात करें तो वो यहाँ पर हमारा आके और पैसा इन्वेस्ट करती है, बिजनेस एस्टेब्लिश करती है, और वो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देती है, लोगों को यहाँ पे काम करने का मौका देती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, हमारी जो भी इकोनॉमी है उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए प्राइवेटाइजेशन के लिए जो हमने बातें करी है वो सभी को समझ आई क्या, बताइए। वेरी गुड। तो अब इसके बाद में जैसे कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो कौन सा है? ग्लोबलाइजेशन, वेरी गुड। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन मुझे बता सकता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इसमें डाउनलोड का कहाँ पर है? इसमें है ही नहीं, फाइल कोई पीडीएफ की कहाँ पर है इसमें?
ग्लोबलाइजेशन का मीन्स क्या है? ओनली कंपनी नहीं बेटा, केवल कंपनी को हम नहीं बोल रखे हैं। देखो, इंक्रीजेज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, ये इसने सही बोला है सुधीर ने। तो हम यहाँ पे कंपनी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं केवल, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक नेशन, जितना भी हमारा इकोनॉमिक नेशन है ना, उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बाउंड्री, हम सब क्या कर रहे हैं, जो बाउंड्रीज जो है ना, ये मान रहे हैं कि सभी क्या है, एक नेशन है, पूरा सब क्या है, एक ही नेशन है। जो कि इसने बताया भी है, ग्लोबलाइजेशन के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारी हमारी कंट्री की जो बाउंड्री को हम दूसरी कंट्री के साथ में क्या कर दें, जोड़ दें और इंटरेक्ट कर दें, ठीक है ना। इंटरेक्ट करने से क्या होगा कि अब हम सभी, पूरा वर्ल्ड एक है। जैसे अभी जब तक बाउंड्रीज बनी हुई है तब तक हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। तो सभी बाउंड्रीज को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने से क्या हो गया, अब बहुत ही जो हम इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब हो गया, हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। और इवन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो भी एक्टिविटीज है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कंट्री के अंदर हमारे कुछ जैसे कॉस्ट, कुछ चीजें हम बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारे द्वारा किया गया प्रोडक्शन जो है ना, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है। और दूसरे देशों के मुकाबले अगर हम बात करें तो हमारा कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। तो दूसरे देश में देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर कंट्री है जिसमें इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो वहां पर कॉस्ट कम आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारी चीजों को वहां से फिर आउटसोर्स करवाते हैं। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है कि जो चीज यदि हम बनाए और वही चीज अदर कंट्री बनाए, तो फिर उस केस में यदि अदर कंट्री की कॉस्ट कम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर देंगे और वो प्रोडक्ट कहाँ से मंगवाने लग जाएंगे, उस कंट्री से मंगवाने लग जाएंगे जहां पर की कॉस्ट कम आ रही है। मतलब हायर कर लेंगे वहां से हम। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा जो नोट है, नोट की बात करूं मैं, जैसे 500 रुपए का, 2000 रुपए का, 100 रुपए का, ये जो नोट अभी बने हैं ना, तो ये नोट कहाँ से आ रहे हैं, बता बता सकते हो आप? जो पेपर आ रहा है, इसका नोट का जो पेपर है वो कहाँ से आ रहा है? और कोई?
देखिए जापान से, जापान है ना, वहां से हमारा जो नोट है वो क्या हो रहा है, पब्लिश होता है, छपता है, मतलब छपता क्या, पेपर वहीं से आता है। छपने का काम तो हमारे यहाँ पे किया जाता है, जो हमारा आरबीआई है वहां पे पेपर वहां से मंगवाया जाता है, क्योंकि जो क्वालिटी वो दे रहे हैं पेपर के, वो हमारे यहाँ पे नहीं है मौजूद। और दूसरी चीज, पेपर जो है वो उसकी कॉस्ट भी कम आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इस वजह से हमने क्या किया, वहां से ये पेपर मंगवाया है। तो ये सब कैसे हो पाया, जब हमारा इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से इंटरेक्ट हुआ, मतलब ग्लोबलाइज्ड हुआ। तो हमने क्या किया है, अब इंटीग्रेट किया है हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है, उनको दूसरी कंट्री के साथ में क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। तो अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके लिए देखो इन्होंने क्या क्या चीजें बता रखी है। मैनी ऑफ द सर्विसेज सच एज वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में बताया, कॉल सेंटर्स वगैरह ये बनाते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, कैसे रिकॉर्ड्स को हमें मेंटेन रखना है। अकाउंटेंसी कैसे करनी है। बैंकिंग सर्विसेज कैसे परफॉर्म करनी है। म्यूजिक रिकॉर्डिंग कैसे करना है। फिल्म को एडिटिंग कैसे करना है। मशीन तो बड़ी होती है, लेकिन जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स क्या होती है, प्लेट होती है छोटे, मतलब एक वो होती है ना, ईंट। ईंट देखिए आपने, जो आपके मकान में लगती है, उस तरीके की कुछ ईंट होती है। तो वहां पर वो उनमें क्या होती है, छपाई होती है। तो वो क्या करते हैं, उस तरीके से वो प्लेट्स रखते हैं, तब ये नोट क्या होते हैं, छपते हैं। अलग अलग नोट की अलग अलग प्लेट होती है। तो म्यूजिक को कैसे रिकॉर्ड करना है, फिल्म एडिटिंग कैसे करनी है, बुक को कैसे ट्रांसक्रिप्ट करना है, एडवाइस, सारी चीजें बताया ना। इवन टीचिंग्स आर बीइंग आउटसोर्स बाय द कंपनीज इन डेवलपिंग कंट्रीज टू द इंडिया। तो टीचिंग जो मेथड्स होते हैं, वो भी बाहर से हम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। तो ये सब चीजें जो मॉडर्न हमारे पास में टेलीकम्युनिकेशन टेक्निक्स है, इनको यूज करते हैं हम फिर विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स इंक्लूड द इंटरनेट। कैसे इंटरनेट को फैसिलिटीज हमें प्राप्त हुई। टेक्स्ट, वॉइस, विजुअल डेटा एंड आर ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड नेशनल बाउंड्रीज। मतलब इजीली हम एक कंट्री, जो सैटेलाइट हम लगा देते हैं ऊपर, उन सैटेलाइट की मदद से हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। और इंटरनेट एक्सेस होता है तो हम इजीली एक पर्टिकुलर थिंग को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में आराम से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया। बहुत सारी, और ये भी है कि इंडिया से भी बाहर कुछ चीजें आउटसोर्स की जाती है, क्योंकि क्या होता है, इट विल बी अवेल्ड एट अ चीपर कॉस्ट और एट अ रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी वहां पे मिलती है। लो वेज रेट होती है, स्किल मैन पावर जो होता है वो लगता है। तो इंडिया हैज मेड इट डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग टू द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो अब धीरे धीरे अब इंडिया भी बहुत सारी चीजों को क्या करने लगा है, आउटसोर्स करने लगा है। तो ये सब चीज पॉसिबल हो कैसे पाई है, ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन है, देखो यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, नीचे देखिए, एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो उसमें ऊपर की तरफ देखिए सैटेलाइट लगा हुआ है, सैटेलाइट लगा हुआ है। तो वो सैटेलाइट क्या कर रहा है कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या कर रहा है,
जो अपना रेंज जो है वो पहुंचा रहा है, और उसकी मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। और इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं तो एक इधर बैठा हुआ व्यक्ति और एक उधर बैठा हुआ व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, और इमेजेस ट्रांसफर कर रहे हैं, और इवन वॉइस भी ट्रांसफर हो रही है, बात हो रही है वहां पर। यहाँ पर छोटी सी जो एक सोचो कितना मतलब एक बहुत बढ़िया मतलब ये हम कह सकते हैं कि हम कोई भी फोन पे बात करते हैं तो वो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाती है, नहीं जाती है ना बात। लेकिन फोन से टेलीफोनिक अगर हम बात करें तो एक देश से दूसरे देश में भी वो हमारी बात सुनाई देती है उस व्यक्ति को, और वो सिंपल, ठीक है ना, सिंपली वे के अंदर हम ये चीजें परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो क्या है, इंटीग्रेट हो गई है हमारी कंट्री। और सैटेलाइट्स जो हमारे सभी के वहां पे लगे हुए हैं उनकी मदद से हमें सारी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया कंट्री के ऊपर। हम सारी चीजें क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स भी करते हैं, कुछ को हम भी देते हैं, ये है सारी चीजें। तो इसमें अब एक नया वर्ड आ रहा है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए WHO जो होता है ना, WHO, तो उसमें तो H वर्ड आ रहा है और इसमें T वर्ड आ रहा है। H का मतलब तो क्या है, हेल्थ से। H का मतलब तो क्या है, हेल्थ से। और T का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्रेड से। तो हेल्थ से तो हम बात करेंगे कि WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे हेल्थ के पर्टिकुलर हेल्थ के कोई नुकसान होता है या फिर कुछ भी चीजें प्रॉब्लम आती है, डिजीज आती है, तो उनके ऊपर कंट्रोल करना और उसको देखना कि क्या डिजीज है, किस तरीके से ये कंट्रोल की जा सकती है। जैसे कि अभी हमारा ये कोरोना का चल रहा है, तो उसके ऊपर WHO क्या कर रहा है, बिल्कुल फोकस किए हुए है। अगर हम बात करें WTO की, तो WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब अब इसकी बात करें तो इसका मतलब ये क्या करता है, जो भी ट्रेड्स है, ठीक है ना, उन ट्रेड को कंट्रोल करता है और उनको एडमिनिस्ट्रेट करता है, और आगे ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से हमारी कंट्रीज जो है वो दूसरे कंट्रीज से क्या हो, इंटरेक्ट होके, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फाइनेंशियल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटीज, इन सभी एक्टिविटीज को क्या किया जा सके, इजीली परफॉर्म किया जा सके। तो WTO जो है वो फाउंड कब हुई थी, 1995 के अंदर। चलिए, तो ये चीजें हमने यहाँ पे WTO के बारे में भी पढ़ी है। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, सम स्कॉलर्स क्वेश्चन दैट द यूजफुल ऑफ द बीइंग यूजफुलनेस ऑफ इंडिया being a member of WTO as the major volume of the international trade occurs among the development nation। भाई हमारा इंडिया जो है वो WTO का मेंबर है, तो जो ट्रेड कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो होती है वो इंडिया से करते हैं, इंडिया करता है दूसरे देशों से और भी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा है, इसलिए यहाँ से भी लोग बाहर की तरफ कोई भी गुड्स को लेकर जाने के लिए यहाँ पे अप्रोच करते हैं। तो एक दूसरी जो कंट्री है वो आपस में क्या करती है, हेल्प करती है, जिसमें ये WTO क्या करता है, बिल्कुल मदद करता है हर एक कंट्री की। और एक कंट्री को दूसरे कंट्री के अंदर ट्रेड्स को करने से बिल्कुल
हर एक तरीके से मदद करता है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी चीट ना करे, ठीक है ना, किसी की भी कोई कंप्लेंट ना आए। ये एक डब्ल्यूटीओ हर एक के ऊपर क्या करता है, नजर रखता है। तो ये बातें हमने करी है किसके बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो अब आगे यहाँ पर जो बातें की जाएंगी वो है, देखिए पॉइंट आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। मतलब रिफॉर्म्स के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैसी थी। ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। अब आपको पता है रिफॉर्म्स लेकर आए, इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, और एक तरीके से मतलब हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस किया और देश को आगे बढ़ाया। तो अब इससे ये तो अंदाजा आप लगा ही सकते हो कि अब इंडिया जो है या फिर एवरी कंट्री जहां पर भी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं लोग, वो क्या होंगी, डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर गिनी जाएंगी, क्योंकि अब उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास होता जा रहा है। क्योंकि पहले के टाइम पे यदि हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी का जो टाइम था वो आपको जानते हो वो कैसा था, वो बिल्कुल बैकवर्ड थी। लेकिन फिर जैसे 1991 आया तो इससे क्या हुआ, रैपिड ग्रोथ हुआ हमारे जीडीपी के अंदर। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना वो बढ़ा ना। ठीक है, तो हमारा जो जीडीपी है वो अगर हम बात करें 1980 90 के बीच में, जो हमारा 80 और 90 का दशक था उसके बीच में जो हमारी जीडीपी की रेट रही वो कितनी रही, 5.6%। जबकि 2007 और 12 की अगर हम जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें तो वो क्या हुआ, 8.2%। तो धीरे धीरे ये क्या है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें उस समय अगर ये एग्रीकल्चर की सेक्टर के बारे में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है धीरे धीरे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है वो थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ा है। ठीक है ना, फिर आपका आगे जो ग्रोथ रेट है वो आगे बढ़ता ही जा गया है। और अब हमारा आगे जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो ग्रोथ रेट का क्या है, 10% से अबव। अगर हम बात करें 2014-15 के बारे में, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 9.8% हाई ग्रोथ रेट रही। ठीक है, तो ये सारा 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आने की वजह से हमारा इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आए, जिससे क्या हुआ, कंपनीज ने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टेब्लिश किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स भी आए। तो लगभग लगभग अगर उन्होंने बात करें कि काफी इंडस्ट्रीज ने, काफी मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको पता है जब यहाँ पे कोई इकोनॉमी डेवलप होगी तो ऑटो सॉरी कोई कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके डेवलप्ड होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ की इकोनॉमी जो है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे लाइन दे रखी है, देखो, इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर हम रिजर्व्स की बात करें, फॉरेन रिजर्व्स की, तो किसके पास में है, इंडिया के पास में। और इंडिया अगर मैं बात करूं, एक्सपोर्टर है, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है किसका, ऑटो पार्ट्स का, इंजीनियरिंग गुड्स का, आईटी सॉफ्टवेयर का, टेक्सटाइल का। ठीक है ना, तो यहाँ से ये चीजें क्या होती है, बाहर एक्सपोर्ट की जाती है। तो रिफॉर्म्स आने के बाद में जो हमारी बेसिक जो प्रॉब्लम थी जिससे हम जूझ रहे थे, ठीक है ना, वो क्या थी, हमारी एम्प्लॉयमेंट। तो वो हमें यहाँ से दूर हुई रिफॉर्म्स आने के बाद में।
एग्रीकल्चर सेक्टर भी थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज आई बाहर से, देश से, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ा। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो आप पूछो ही मत। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो मतलब उसका ग्रोथ बिल्कुल एक, हम बोल सकते हैं कि सुई की नोक की तरह है कि भाई नीचे से लेकर और अपर लेवल तक बिल्कुल आगे बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी बहुत सारे डेवलप्ड हुए, धीरे धीरे सारी चीजें जो है फैसिलिटीज लोगों को मिलने लगी, ठीक है ना। और सारा जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, जो भी टैक्स की एक्ट लाके अलग अलग अमेंडमेंट्स हुए टैक्स के अंदर भी, वो भी लाकर और हमारा इंडिया का आगे देश का डेवलपमेंट हुआ है। तो अब ये सारा चीजें हम पढ़ चुके हैं, सब चीजें बातें कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट उसमें तो वो करेंगे रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, इंडस्ट्रीज में क्या क्या आए रिफॉर्म्स, ये सारी बातें हम करेंगे। लास्ट थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है ये, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।